नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपने बेटे और बिहार सरकार में एससी एसटी कल्याण मंत्री संतोष मांझी को सीएम पद का योग्य उम्मीदवार बता दिया है। अरवल में गरीब संपर्क यात्रा के दौरान मांझी ने कहा कि अब तक की सरकारों ने दलितों और गरीबों की उपेक्षा की है। ऐसे वर्ग के विकास के लिए संतोष मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। मांझी ने यह भी कह दिया कि संतोष पढ़े लिखे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके नाम की चर्चा होती है, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे और योग्य हैं संतोष मांझी नेट क्वालिफाई प्रोफेसर हैं। मांझी ने अपने बेटे की योग्यता के साथ साथ उनकी जाति का भी जिक्र किया। साथ ही अपने 9 महीने के कार्यकाल को दलितों के लिए स्वर्णिम बताया और कहा कि उन्हें सीएम पद से हटाने के लिए साजिश रची गई। कहना ये है कि जब तक इस समाज के लोग, जो समाज त्रस्त है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक हम लोग का कल्याण नहीं होगा। 75 साल तो हो गए। 75 साल में हर तरह की सरकारें आई, लेकिन हमारे लोग नहीं आए। तो क्या विकास नहीं हुई है आपके? हमारे लोग 9 महीना आए तो आपने देखा कि 9 महीना में बिहार में क्या क्या हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ। आज संतोष का नाम इसलिए लेते हैं कि संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है और बहुत का नाम आता है, उसको पढ़ा सकता है, वो नेट है, प्रोफेसर है, सब कुछ है। सिर्फ यही है कि भूइयाँ जात का है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो दलित है, गरीब वर्ग के लोग हैं, जिसकी आबादी 90% है, अगर उसका नेतृत्व नहीं होगा तो दूसरा का नेतृत्व कैसे होगा? इसलिए संतोष को हम मुख्यमंत्री के रूप में प्रेषित करें। वही देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जल्द ही कैबिनेट में खाली पद भरे जाएंगे। सीएम ने कहा कि कुछ ही पद इस वक्त खाली हैं। जल्द हो रहा है क्या? बिहार में चर्चा है, आप दोनों तो साथी में। कैबिनेट में तो कुछ ही जगह खाली है, तो वो बात कर लेंगे लोग, उसका जब भी चाहेंगे तब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत काफी खाली है वैकेंसी, कुछ खास नहीं है। किसी को हटना पड़ा है वो, और एक आदमी और कोई वैकेंसी है तो उसको ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। और बड़ी खबर अरवल से सामने आ रही है, जहां सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ है। एनएच 110 पर मोथा गांव के पास एक कार ने सड़क पार कर रहे एक शख्स को टक्कर मार दी और कार का ड्राइवर भागने के चक्कर में था, जिसे ग्रामीणों ने हालांकि पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की गई। ड्राइवर की पिटाई के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। उधर हादसे में जख्मी शख्स को आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। और खबर नवादा से, जहां एक झोपड़ी में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र के फरहा गांव की है, जहां बीती रात सारो देवी के मकान में आग लग जाने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। अगलगी की इस घटना में कैसे हुई, इसकी जानकारी हालांकि नहीं मिल पाई है। हालांकि मौके पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। इसके बाद अग्निशमन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिस वक्त आग लगी उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी के जान का नुकसान यहां पर नहीं हुआ, नहीं तो कोई बड़ा हादसा घट सकता था। और मुजफ्फरपुर किडनी कांड की पीड़िता सुनीता की जिंदगी बचाने और इंसाफ दिलाने के लिए एक हफ्ते से जारी धरने पर पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम ने शर्मनाक बयान दे दिया है। रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुजफ्फरपुर के सकरा पहुंचे मंत्री मुरारी गौतम ने किडनी कांड की पीड़िता सुनीता की तुलना लालू प्रसाद के मामले से कर दी है और एक सभा को संबोधित करते हुए मुरारी गौतम ने कह दिया है कि लालू प्रसाद की भी किडनी खराब हुई थी, लेकिन लालू प्रसाद को किडनी के लिए न तो तेजस्वी यादव धरने पर बैठे थे, न ही सरकार धरने पर बैठी थी। उनकी बेटी ने किडनी डोनेट कर लालू प्रसाद की जान बचा ली, तो फिर सुनीता के लिए जो लोग धरना दे रहे हैं उनमें से कोई किडनी दान कर दे, सरकार उनका मुफ्त इलाज करा देगी। हैरानी की बात यहां पर यह है कि पंचायती राज मंत्री को मुजफ्फरपुर किडनी कांड के बारे में 5.5 महीने बाद भी कोई जानकारी नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री तक ने इस घटना पर संज्ञान लिया था और आईजीआईएमएस में इलाज की सुविधा दी गई थी। पिछले साल सितंबर महीने में एक झोला छाप डॉक्टर ने सुनीता की दोनों किडनी निकाल ली थी। मुरारी गौतम के संवेदनहीन बयान से सुनीता के लिए लड़ाई लड़ रहा परिवार और सामाजिक कार्यकर्ता बेहद आहत है। पहले सुनिए मुरारी गौतम का वो संवेदनहीन बयान।
का किडनी की वजह से मौत के कगार पे है, उनकी इलाज चल रही है। और कुछ संगठन के लोग वहां धरना दिए हुए कि किडनी दे दे सरकार। हमसे पूछ रहे थे कि किडनी का कैसे व्यवस्था हो। हमने तो कहा कि जो धरना पे लोग बैठे हैं उसमें से एक आदमी किडनी दे दे, सरकार उनकी पूरी इलाज की तैयारी कर रही है, पूरा उनका इलाज हो जाए, धरना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज लालू प्रसाद यादव जी को किडनी की जरूरत थी कि आप धरना पे सरकार बैठी थी, सरकार के अंग हम लोग हैं, माननीय तेजस्वी जी उनके पुत्र है, क्या धरना पे बैठे थे? उनकी बेटी ने, तेजस्वी जी की बहन ने किडनी डोनेट करके लालू जी की जान बचा ली। क्योंकि यहाँ संगठन के लोग जो धरना पे बैठे उसमें से एक व्यक्ति किडनी देने के लिए तैयार नहीं है। दे दे तो सरकार उनका इलाज पूरी तरह से करने के तैयार है और निश्चित तौर पे वो महिला नई जीवन प्राप्त कर सकती है। तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो बयान दिया है उन्होंने, इसके लिए हम सभी का बहुत मन दुखी है। और मंत्री जी को सोचना चाहिए कि लालू जी एक राजा है और उससे एक मजदूर को कंपेयर किया है। क्या अकलू राम की औकात है जो अपनी वाइफ को सिंगापुर ले जाके इलाज करवाए? ऐसा संभव है? जब एक 6 महीना किडनी कांड का हो गया और 6 महीना में अभी तक सरकार और प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार को एक मजदूर परिवार को मदद नहीं मिला, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? और अब आपको मुजफ्फरपुर किडनी कांड के बारे में जानकारी देते हैं। तो मुजफ्फरपुर की सुनीता की एक झोलाछाप डॉक्टर ने दोनों किडनी निकाल ली है। 3 सितंबर 2022 की ये पूरी घटना, जहां पर बरियारपुर के शुभकांत क्लिनिक में महिला गर्भाशय के ऑपरेशन के बजाय उसकी दोनों किडनी निकाल ली गई थी। फल बेचने वाले झोलाछाप डॉक्टर बन बैठा था। ये जानकारी उस वक्त निकलकर सामने आई थी। महिला की हालत बिगड़ी तो अस्पताल का चक्कर लगाया गया। डायलिसिस पर फिलहाल पीड़िता सुनीता जो है वो जिंदा है। मुजफ्फरपुर, पटना में कई जगहों पर उसका इलाज हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं मिल पाई। मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। नवंबर में आरोपी डॉक्टर पवन कुमार की गिरफ्तारी हुई थी और अभी भी परिवार के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं और लगातार सरकार से, प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जा रही है। और वहीं गोपालगंज में बाइक सवार 6 अपराधियों ने समोसा खाने के बाद पैसे मांगने पर दुकानदार को यहां पर गोली मार दी है। दुकानदार को जख्मी करने के बाद 40 से 50 हजार रुपए लूट लिए गए। घटना मांझा थाना क्षेत्र के धर्मपरसा बाजार की है। वारदात के बाद जख्मी दुकानदार को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है। वहीं इस वारदात के बाद व्यवसायियों में जहां दहशत है, वहीं स्थानीय बीजेपी विधायक राम प्रवेश राय ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। 40-50 हजार कौन सी दुकान बा? मिठाई के वो साथ रहनी हो भाई हमारा नंबर छोड़ ले चलेंगे, लेके चलिए कोई की संख्या में रला सो कोई की संख्या में 4 गो रला हो। कल मुख्यमंत्री जी जिले में आए थे, उसमें हम और गहू बाबू ने सवाल उठाया कि जनप्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस देने की बात है, उस पर क्यों रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, रोक नहीं लगाई गई है, जनप्रतिनिधियों को अपराध का ऐसी आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा। और हम लोगों ने उस मुद्दे को वहां भी उठाने का काम किया था। और कैमूर में एटीएम में पैसा डालने के दौरान 13 लाख रुपए लूटकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। 2 आरोपियों को कैमूर पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है, जिसमें एक की गिरफ्तारी गुजरात से हुई थी, जबकि एक आरोपी को मोतिहारी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4 पिस्टल, 33 कारतूस और लूट में इस्तेमाल बाइक को बरामद किया गया है। 40 दिन पहले भभुआ में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में पैसा डालने के दौरान अपराधियों ने इस लूटकांड को अंजाम दिया था। गिरफ्तार अपराधियों में तीनों मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इसमें विकी और विक्रम दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। वहीं इस लूटकांड में चौथा आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। गिरफ्तारी कैमूर पुलिस के द्वारा की गई है और एक गिरफ्तारी मोतिहारी पुलिस के द्वारा की गई है। एक व्यक्ति फरार चल रहा है। इसमें एक लोकल लाइनर है, उसका नाम तेजबली सिंह है। इसने ही पूरी योजना को बनाया था। अपने मित्रों को जो जेल में पहले से बंद थे इसके साथ में, उसके साथ मिलकर ये पूरी योजना को बनाकर फिर 4 दिन पहले यहाँ आकर इन लोगों ने रेकी किया था। उसके बाद 7 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया था।
और भागलपुर में एक निजी अस्पताल में रिटायर्ड आर्मी जवान की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। केके नर्सिंग होम में नाथनगर के सरदारपुर निवासी भोला प्रसाद की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर के नहीं होने के बावजूद भी मरीज को भर्ती कर लिया गया और जूनियर डॉक्टरों को इलाज कराया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक भी डॉक्टर नहीं जान बचाने के लिए और ये लोग। और महाशिवरात्रि के दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर हमले की साजिश का खुलासा होने के बाद पुलिस प्रशासन ने पतालेश्वर नाथ मंदिर से लेकर जिला मुख्यालय हाजीपुर में सुरक्षा कड़ी कर दी है, जिसके तहत देर शाम डीएमएसपी के नेतृत्व में पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया गया और प्रशासन का काफिला शहर के हर एक चौक चौराहों से होकर गुजरा। इतना ही नहीं, डीएमएसपी ने पतालेश्वर नाथ मंदिर का भी यहां पर दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। की तैयारी जो पतालेश्वर न्याय समिति है के अंतर्गत जितना भी झांकी निकलेगा सबका वहाँ रजिस्ट्रेशन नाम सब दर्ज हो गया है। परसों 18 तारीख को प्रातः 9:30 बजे से वहाँ से झांकी जुलूस निकलेगा पूरा, और जो रूट है वहाँ से मस्जिद चौक के बाद गुदी रोड के बाद सिनेमा रोड होते हुए चौक क्रॉस करते हुए समाहरणालय के बगल से और जो अक्षयवाणी स्टेडियम है उसमें समापन होगा। और पूर्णिया की जिस रंगभूमि मैदान स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी थी, अब उसी रंगभूमि मैदान में 25 फरवरी को महारैली कर महागठबंधन पूर्णिया से चुनावी शंखनाद का आगाज करने जा रही है। इसको लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, खाद्य और उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह समेत जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के कई बड़े नेता पूर्णिया पहुंचकर कार्यक्रम स्थल रंगभूमि मैदान का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। सरकार जो निकम्मी सरकार है, निकम्मी सरकार की गलत नीति के कारण आज महंगाई और बेरोजगारी जो चरम पर है, उसके लिए जो 2024 लोकसभा चुनाव है, चुनाव को अभियान चलाने के लिए इसका शंखनाद की शुरुआत होगी। महागठबंधन द्वारा आहूत महारैली भारत जलाओ पार्टी कहूँ या नफरतवादी पार्टी कहूँ, एनडीए, इसके ताबूत में बड़ा किल होगा और यहीं से परिवर्तन की बयार चलेगी। बिहार परिवर्तन का सबसे बड़ा स्थान रहा है। और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर लालू और नीतीश पर निशाना साधा है। सिवान में प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू राज में अपराधी बेलगाम थे और नीतीश राज में अधिकारी किसी से नहीं डरते। सुनिए। बताया कि भैया फर्क तो दोनों में कुछ नहीं थे, जनता के हजामत तो दोनों में पूरा बनता। फर्क खाली उतने बा कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बनावत रहो सब और नीतीश के राज में हजामत अब अधिकारी बना रहा, बस फर्क कुछ नहीं है। और बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर आज शपथ ग्रहण करेंगे। फागू चौहान की जगह अलेरकर लेंगे 12:30 बजे यानी कि 12:30 पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। तो 12:30 पर राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर शपथ ग्रहण करेंगे। फागू चौहान की जगह अब राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर लेंगे। 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है राजभवन में, इसका आयोजन किया गया है। सीएम नीतीश कुमार भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और अब आपको राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर के बारे में तमाम जानकारियां देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं अलेरकर। इसके अलावा देखिए गोवा में विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। काफी सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में इनकी पहचान है, इनका व्यक्तित्व है। व्यक्तिगत रूप से बेहतर इंसान माने जाते हैं। प्रशासनिक सूझबूझ इनकी काफी अच्छी है। तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर एक व्यक्तिगत तौर पर काफी सुलझे हुए इंसान नजर आते हैं। इसके अलावा बेहतर इंसान दिखते हैं और खासकर प्रशासनिक सूझबूझ की बात करें तो उसमें काफी अच्छी पकड़ है उनकी।
नालंदा के चंडी बाजार में अतिक्रमणकारियों ने मुहाने नदी को भरकर तेजी से मकान बना लिया है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों का ये कहना है कि अतिक्रमणकारियों द्वारा एक तो नदी में भरकर घर बना लिया गया, ऊपर से शौचालय का पानी नदी में गिर रहा है, जिससे नदी का अस्तित्व भी खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। और अधिक जानकारी इस पर दे रहे हैं सहयोगी अभिषेक कुमार। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के चंडी में, जहां आप देख सकते हैं ये नालंदा जिले के चंडी बाजार है और यहां पर जो मुहाने नदी है और मुहाने नदी का अतिक्रमण कर लिया जाने के कारण जो यहां के स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। उन लोगों का साफ कहना है कि ये जो घर जो बना हुआ है पूरी तरह से नदी का अतिक्रमण कर बनाया गया है। एक और जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नदी नाले और जो पैन और तालाब का है जो अतिक्रमण मुक्त कराकर उड़ाही कराने की जो आदेश निर्गत कर रहे हैं, तो वहीं यहाँ कि लोग स्थानीय लोग हैं जो इसे अतिक्रमण कर अपनी घर बनाकर रह रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो नदी का अस्तित्व धीरे धीरे जो समाप्त होते जा रहा है। और मुहाने नदी है, देख सकते हैं किस तरह से काफ़ी चौड़ी थी और आज इसकी हालात है जो काफ़ी संकीर्ण होते जा रहा है। परेशानी है कि नदी है जो कि भराई हो गया है और इधर से जो कि लगता है कि 30 फीट भर गया है और इधर कट रहा है और डायरेक्ट पैखाना सबका है, एगो के चैम्बर नहीं है। जानवर पानी पीने में नहीं बनता है, पीता है जो रोग वाला होकर मर जाता है। सर परेशानी यही है कि आप अपने नज़रियों से भी देख सकते हैं कि ये नदी है, लेकिन नदी में नदी कम और ये भराई ज़्यादा है। आने वाला समय में ये नदी रहेगा ही नहीं। और जो यहाँ के जो बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री, उनसे मैं यही आग्रह करते हैं कि मतलब जितना भी छोटा छोटा है उसको तोड़वाते हैं, जो बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है उसको नहीं तोड़वाते हैं। क्योंकि यहाँ के जितना नेता विधायक है सब कोई रुकवावे पे लग जाता है कि जिसका रहती ज़मीन है वो कटे, उसमें नदी बन जाए, और जो गरमजरो ज़मीन है उसमें घर बने। नालंदा से न्यूज़ एंकर के लिए अभिषेक कुमार। और कल महाशिवरात्रि का पावन मौका है। महाशिवरात्रि को भगवान भोले पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। बक्सर में गंगा नदी से पवित्र जल लेने के लिए उत्तर बिहार और नेपाल से श्रद्धालुओं का जत्था बक्सर पहुंचा हुआ है। यहां से गंगा जल ले जाकर ये लोग काठमांडू के पशुपतिनाथ और अपने आसपास के शिवालयों में जल अर्पित करेंगे। शिवरात्रि के लिए गंगा जल लेने आए श्रद्धालुओं से खास बातचीत की सहयोगी पुष्पराज ने। इस महाशिवरात्रि में बक्सर का गंगा जल लेने के लिए उत्तरी बिहार और नेपाल से श्रद्धालुओं का जत्था बक्सर पहुंचा हुआ है। यहाँ के गंगा जल का महत्व की अगर हम बात करें तो बक्सर में उत्तरायणी गंगा बहती हैं और इसी जल को लेने के लिए तमाम बिहार के हर कोने से और नेपाल से पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं से बात करते हैं, कितना कठिन यात्रा होता है। आप लोग कितनी दूरी तय करके यहाँ पहुंचते हैं, कितनी कठिन यात्रा होती है ये? बहुत कठिन यात्रा होती है ये कम से कम 100 आदमी हम कंवरिया हैं ये चंपारने से। तो इतना कष्ट सह करके गंगा जी के पास में आने का प्रयोजन तो यही है कि यहाँ तिरुपति गंगा बही हुई है। यह बक्सर भगवान राम रेखा घाट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान राम जी आए थे और अहिल्या का उद्धार भी किए, विश्वामित्र मुनि का जग किए और जग परिपूर्ण होने के बाद में मुनि विश्वामित्र जी के साथ से वहाँ जनकपुर गए। निमंत्रण था जनक जी के पास में, भगवान बुला करके ले गए, तो अहिल्या का उद्धार भी भगवान ही कराए भगवान से। आप लोग यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ का गंगा जल जो लेते हैं, जो विधि विधान होती है वो कितना कठिन होता है? वो तो बहुत कठिन होता है, उसकी तो सराहना क्या किया जाए। देखिए ना कितने कड़ाके की ठंडी कल था और रात भर गंगा स्नान करते हुए अभी ये भगवान गंगा जी का जल में अर्पित किए हैं। ये पूजा पाठ हुई और फिर हम लोग महाशिवरात्रि के दिन जी महाशिवरात्रि के दिन तो जल चढ़ना ही है। तो तमाम ये श्रद्धालु जो हैं वो उत्तरी बिहार और नेपाल से हैं। बता दें कि यहाँ का जो गंगा जल होता है वो नेपाल के काठमांडू में पशुपति पारस बाबा को भी अर्पण होगा। यहाँ का जो गंगा जल है वो अरेराज भी चढ़ेगा और देवघर भी चढ़ेगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बक्सर के रामरेखा घाट का जो जल है, उत्तरायणी गंगा यहाँ बहती है, तो यहाँ के गंगा जल का विशेष महत्व है इस महाशिवरात्रि में। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। तो महाशिवरात्रि के दिन बाबा गरीबनाथ के पहनने के लिए 6 फीट की मौड़ी बनकर तैयार हो गई है। मौड़ी बनाने वाले कारीगरों ने बताया कि वे पिछले 45 वर्षों से यह मौड़ी बना रहे हैं। इस मौड़ी को बनाने में 10 दिन का समय लगा है, तब जाकर 6 फीट की मौड़ी तैयार हुई है। इस बार 2 मौड़ी का निर्माण किया गया है। एक से जहां बाबा का विवाह होगा तो वहीं दूसरी मौड़ी लोगों के दर्शन के लिए बारात में रखी जाएगी।
ये 4 पीढ़ी से जो है मौड़ी जो है बाबा का बनते आ रहा है। ये 75 साल से जो है हम लोग बाबा को मौड़ी अर्पित कर रहे हैं। ये सबसे पहले ये फग्गू लाल साहनी जी ने ये शुरू किया ये मौड़ी को बनाना। उसके बाद जो है रामनारायण साह जी ने, उसके बाद श्री राजकुमार साह जी ने ये बनाना किया। अब जो हम लोग जो है ये तीनों भाई ये बाबा को ये मौड़ी अर्पित कर रहे हैं और आगे भी अर्पित करेंगे, बाबा का इच्छा होगा तब। ये दोनों मौड़ी बाबा गरीबनाथ मंदिर में जाएगी, जो एक बारात के लिए, एक शादी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।